आज से 5 साल पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर बधाई संदेश दिया। अपने छोटे से बधाई संदेश में अमित शाह ने हिंदी का जिक्र करते हुए लिखा कि देश की एक भाषा ऐसी हो जिस पर विदेशी भाषा हावी न हो सके। अमित शाह के इस बधाई संदेश पर पलटवार किया तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने। एम.के. स्टालिन ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए लिखा, ये इंडिया है, हिंदिया नहीं। स्टालिन अमित शाह को साफ संदेश देना चाहते थे कि जिस हिंदी से वो इंडिया की पहचान बता रहे हैं वो कतई सही नहीं है, क्योंकि इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। स्टालिन ने एक और बात रखी। स्टालिन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत जो 22 भाषाएं हैं उनका हिंदी दिवस की तरह कोई दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। आग जलती रही, धुआं उठता रहा, लेकिन कुछ समय बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर भाषा का विवाद गर्मा गया है। ये मामला क्या है मैं ऋतिक आपको ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में समझाऊंगा, लेकिन बात करते हैं इतिहास की। जब देश में ब्रिटिश सरकार थी उस समय भी दक्षिण भारत में भाषाई आंदोलन हुए। उसका एक उदाहरण है 1937 का, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया कि वहां के सभी माध्यमिक स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के बाद पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह विरोध इतना व्यापक और इतना बड़ा था कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और अपना फरमान वापस लेना पड़ा। भाषा को लेकर दूसरी असमंजस की स्थिति संविधान सभा में देखी गई। संविधान सभा में यह एक बड़ा मुद्दा था कि आखिर देश की आधिकारिक भाषा क्या हो। कुछ लोग संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाना चाहते थे, कुछ लोग उर्दू को, कुछ लोग हिंदी को, कुछ लोग हिंदुस्तानी को, लेकिन जो दो बड़े गुट थे उसमें एक हिंदी थे और एक नॉन हिंदी थे। काफी गर्मा गर्म बहस और विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी और अगले 15 साल के लिए अंग्रेजी जो है एक सहयोगी भाषा के रूप में काम करेगी। ये 15 साल भी बीत गया और साल आया 1965 का। 1965 में देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसा माना जाता था कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो हिंदी समर्थक थे। लाल बहादुर शास्त्री इस मामले पर अभी विचार ही कर रहे थे कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक जोरदार हिंसा हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसी हिंसा देखकर सरकार ने किसी तरह के बदलाव का विचार जो है वो टाल दिया। अब इससे समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत के लिए भाषा कितना बड़ा मुद्दा है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। वो उदाहरण है श्री रामुलु का। श्री रामुलु जो है तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग कर रहे थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नेहरू ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, मामले को टाल दिया। लेकिन श्री रामुलु ने अनशन छेड़ दिया। 56 दिनों के अनशन के बाद जो है श्री रामुलु का निधन हो गया। फिर क्या था, जो तेलुगु भाषी लोग थे उनको श्री रामुलु के निधन ने झकझोर दिया और ऐसी हिंसा हुई कि नेहरू सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा और फिर जन्म हुआ तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का। इन सब से आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारतीयों के लिए भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि पहचान और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारतीय लोग अपनी भाषा बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। हालिया विवाद शुरू हुआ धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान से। धर्मेंद्र प्रधान ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश के सभी राज्यों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो त्रिभाषा की नीति है उसे अपना लेनी चाहिए। अब त्रिभाषा नीति क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो राज्य नई शिक्षा नीति को नहीं अपनाएगा उसे समग्र शिक्षा नीति के तहत दी जाने वाली राशि रोक दी जाएगी। फिर क्या था, धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को एम.के. स्टालिन ने आड़े हाथों लिया। एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जबरन हिंदी थोप रही है और धमका रही है। स्टालिन ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु अपने अधिकारों के लिए और अपनी भाषा संस्कृति के खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाएगा, और अपने पोस्ट में उन्होंने हैशटैग दिया तमिलनाडु लड़ेगा और तमिलनाडु जीतेगा। उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल उठाए। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम भी कई चिट्ठियां लिखी।
उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बयान को आत्मसम्मान से जोड़कर पेश किया और नई शिक्षा नीति को भगवा नीति करार दिया। स्टालिन ने हिंदी के खतरे को समझते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि हिंदी भाषा ने ना जाने कितनी दूसरी भाषाओं को ले लिया है, चाहे वो मुंडारी हो, मारवाड़ी हो, कुरुक हो, मालवी हो, छत्तीसगढ़ी हो, संथाली हो, कुरमाली हो, मैथिली हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, बुंदेली हो। कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो अपने अस्तित्व के लिए आज संघर्ष कर रही हैं। और मामला इतना आगे बढ़ गया कि फिर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया के सामने आना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तमिलनाडु में हर हाल में हिंदी ही पढ़ानी चाहिए, बल्कि उनका तो ये कहना है कि त्रिस्तरीय भाषा नीति जो है वो तमिलनाडु को अपना लेनी चाहिए। तमिलनाडु में कुछ मित्र राजनीतिक उद्देश्य से उसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने कहीं नहीं कहा है हिंदी ही पढ़ाया जाएगा, हमने यही कहा है मातृभाषा आधारित शिक्षा होगी। इस विवाद के बीच तमिलनाडु में डीएमके ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर हिंदी पोस्टरों को काले रंग से रंग दिया गया। इस मामले पर संसद में बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अनसिविक करार दिया, जिसके बाद डीएमके के सांसद भड़क गए और रिकॉर्ड से इस बयान को हटाने की मांग करने लगे। उसके बाद यह बयान रिकॉर्ड से हटाना पड़ा, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ और यहां पर एंट्री हुई निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण ने धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया और डीएमके पर जमकर बरसी। They made the education minister to withdraw their statement, his statement. When a man repeatedly says Tamil is a barbaric language, Katumirandi Bhashai, look at the hypocrisy. They keep his photo in every room. भाषा विवाद के इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब तमिलनाडु का विधानसभा में बजट पेश किया जाना था। निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि तमिलनाडु सरकार ने बजट में हर जगह रुपए के सिंबल को बदलकर तमिल में लिख दिया है। निर्मला सीतारमण ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि यह क्षेत्रीय गौरव के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का बांटना ठीक नहीं है। अगर डीएमके को रुपए के सिंबल से दिक्कत थी तो उन्होंने 2010 में जब वो यूपीए सरकार में थी विरोध क्यों नहीं किया? और ये जो सिंबल दिया है डीएमके के ही विधायक के बेटे ने दिया है, तो फिर डीएमके ये विरोध क्यों कर रही है? इस मामले पे एमके स्टालिन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बताया और उन्होंने कहा कि तमिल का विरोध करने वाले लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उनकी सरकार तमिल भाषा के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए उन्होंने ऐसा किया। தேவைப்பட்ட இந்தி என்ன கிரேக்கம் லத்தீன் மொழிகளை கூட கத்துக்க போறோம், எங்களை என்ன மிரட்டினாலும் உங்களால हिंदी மொழியை திணிக்க முடியும்। अब आते हैं त्रिभाषा नीति पर कि त्रिभाषा नीति है क्या। एमके स्टालिन की नेतृत्व वाली डीएमके सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही 2 भाषा नीति लागू है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी उन बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो जबरन हिंदी थोपने की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। इसमें एक तो वहां की क्षेत्रीय भाषा रहेगी अनिवार्य रूप से, दूसरी भाषा कोई और होगी जैसे हिंदी हो गई या कोई और तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। ये जो त्रिभाषा नीति है कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे धरातल पर नहीं लाया गया। वर्ष 1968 के बाद तमिलनाडु ने द्विभाषा नीति को अपनाया और तमिलनाडु में आज भी अंग्रेजी और तमिल द्विभाषा नीति चल रही है। हालांकि कई सारे निजी स्कूल हैं जहां पे अभी भी हिंदी अब पढ़ाया जाने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टालिन का हिंदी के प्रति ऐसा रुख क्यों है। इसकी पहली वजह यह है कि दक्षिण के राज्यों को लगता है कि हिंदी भाषा थोपकर उत्तर भारत के लोग उन्हें दबा देंगे। दक्षिण भारत के मूल निवासी जो कि द्रविड़ हैं, उनका आर्यकरण हो जाएगा, उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ हो जाएगी और पूरे देश में हिंदी भाषियों का दबदबा बन जाएगा। और ऐसी नौबत भी आ सकती है कि दक्षिण भारत के लोग अपने ही राज्य में हिंदी भाषियों के अधीन हो जाएंगे। और इसकी दूसरी वजह है स्टालिन की पार्टी। उनकी पार्टी डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलनों से ही निकली है। 1965 के आंदोलन में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, डीएमके ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे इसका फल भी मिला और डीएमके सत्ता में आई और तमिलनाडु में गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
डीएमके के जो संस्थापक है सीएन अन्नादुरै, द्रविड़ों और तमिल भाषा के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। उन्होंने तो अलग द्रविड़ देश की भी वकालत कर दी थी। अन्नादुरै की मौत के बाद डीएमके की कमान आई स्टालिन के पिता करुणानिधि के पास। वो भी पार्टी के एजेंडे पर चलते रहे और पार्टी का एजेंडा उन्होंने मजबूत किया और अब स्टालिन भी उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि स्टालिन का विरोध जन विरोध है या बस एक राजनीतिक शाख को मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि एक तरफ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं तो डिप्टी सीएम पवन कल्याण हैं जो हिंदी का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं और एक तरह से हिंदी के पक्ष में दिख रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना है कि जो एमके स्टालिन है इस पूरे मामले में एमके स्टालिन का निजी हित है या फिर उनकी निष्ठा है। ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। अगले एपिसोड में हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे।